प्रधानमंत्री मोदी 2 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं। राजकोट में उन्होंने रोड शो किया। उससे पहले जूनागढ़ में पीएम मोदी ने कई परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई और कई योजनाओं का शिलान्यास किया। जूनागढ़ से पहले प्रधानमंत्री गांधीनगर में थे। यहाँ उन्होंने डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। इसमें देश में बने अत्याधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई। इसके बाद पीएम मोदी ने मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान पीएम मोदी स्कूल में बच्चों के साथ क्लासरूम में बैठे दिखे। 1 महीने के भीतर पीएम मोदी का ये दूसरा गुजरात दौरा है। हिमाचल प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। टिकटों का ऐलान होते ही सीएम जयराम ठाकुर ने सैराज से पर्चा दाखिल कर दिया। नामांकन से पहले उन्होंने रैली को संबोधित किया और अपनी सरकार के कामकाज गिनाए। हिमाचल प्रदेश के लिए बीजेपी ने 62 उम्मीदवारों के टिकट घोषित किए हैं। एक मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर समेत 11 विधायकों के टिकट कट गए हैं। उधर कांग्रेस ने 46 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया है। जयराम ठाकुर के खिलाफ सैराज सीट से कांग्रेस ने चेतराम ठाकुर को टिकट दिया। चेतराम ठाकुर इस वक्त हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के महासचिव हैं। हिमाचल विधानसभा में कुल 68 सीटें हैं। दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने सीएम योगी अयोध्या पहुंचे। यूपी के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दीपोत्सव को भव्य बनाने के निर्देश दिए। इस साल राम की पैड़ी में 15 लाख दीप जलाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही इस साल 12 लेजर शो का भी आयोजन किया जाएगा। 22 अक्टूबर को राम लीलाओं के मंचन होंगे। पहले 11 झांकियां निकलती थी, लेकिन इस बार 14 झांकियां निकलेंगी। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने राम कथा पार्क का भी जायजा लिया और फिर राम जन्मभूमि में चल रहे निर्माण कार्यों को देखने भी पहुंचे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक बार फिर से जनसंख्या असंतुलन का मुद्दा उठाया है। प्रयागराज में 4 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि देश में जनसंख्या असंतुलन बड़ी समस्या है। इसे रोकने के लिए समग्र जनसंख्या नीति बननी चाहिए, जिसमें सभी को काम और संसाधन मिल सके। उन्होंने घुसपैठ और धर्मांतरण को जनसंख्या असंतुलन का प्रमुख कारण बताया। प्रयागराज में आरएसएस ने अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक का आयोजन किया था, जिसमें जनसंख्या समेत कई दूसरे मुद्दों पर चर्चा हुई। पटेल नगर से विधायक राजकुमार आनंद केजरीवाल के नए मंत्री होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को आनंद का नाम भेज दिया है। राजकुमार आनंद राजेंद्र पाल गौतम की जगह लेंगे, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया था। राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा था। आनंद की पत्नी भी पटेल नगर से आम आदमी पार्टी की विधायक रह चुकी हैं। राजकुमार आनंद भी राजेंद्र पाल गौतम की तरह जाटव समाज से आते हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मजदूरों की हत्या के मामले में धरे गए आतंकी इमरान बशीर की दूसरे आतंकियों ने हत्या कर दी। बताया जाता है कि सुरक्षा बल के जवान इमरान बशीर को लेकर छापा मारने गए थे। तभी एनकाउंटर शुरू हो गया और आतंकियों ने इमरान बशीर को गोली मार दी। उधर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने कहा कि कश्मीरी पंडितों और मजदूरों के हत्यारों से सख्ती से निपटा जाएगा। वहीं मनोज सिन्हा ने इशारों में फारूक अब्दुल्ला पर भी पलटवार किया और कहा कि इकोसिस्टम किस तरह से खत्म हो, इसकी कोशिश की जा रही है। अब दूसरे देश के इशारे पर जम्मू कश्मीर में बंदी नहीं होती। बिल्किस बानो केस में गुजरात सरकार की ओर से कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे में ये खुलासा हुआ है कि पेरोल पर छूटे मितेश भट्ट ने जून 2020 में एक और महिला से रेप की कोशिश की थी, जिसकी एफआईआर भी हुई थी। इतना ही नहीं, कुछ बलात्कारियों ने पेरोल पर आने के बाद गवाहों को धमकाया भी था। बिल्किस बानो रेप केस के गुनाहगारों की वक्त से पहले रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसकी अगली सुनवाई 29 नवंबर को होनी है। इस बीच बिल्किस बानो केस को लेकर सियासत भी तेज है। असदुद्दीन ओवैसी बार बार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के आरोपी दीपक टीनू को पुलिस के स्पेशल सेल ने अजमेर के खेकड़ी से गिरफ्तार किया। दीपक टीनू पंजाब में पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। गैंगस्टर टीनू की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल सेल की 5 टीमें लगातार छापेमारी कर रही थी। टीनू से स्पेशल सेल ने 5 हैंड ग्रेनेड और 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल भी बरामद किए। वहीं अजरबैजान में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा के संपर्क में था। लॉरेंस बिश्नोई का खासम खास टीनू एक कैटेगरी का गैंगस्टर है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में टीनू की भूमिका रही है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 61 पैसे गिरकर रुपया 83.1 के स्तर पर आ गया। यह अब तक का सबसे निचला स्तर है। बुधवार की सुबह रुपया 82 रुपए 32 पैसे पर खुला। इंट्राडे ट्रेड के दौरान 69 पैसे तक की गिरावट हुई। बाद में इसमें कुछ रिकवरी दिखी और ये 61 पैसे गिरकर रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ। आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले 2 साल में रुपया 10% से ज्यादा गिर चुका है। नवंबर 2021 में डॉलर के मुकाबले रुपया करीब 73 रुपए 90 पैसे पर था। जुलाई में ये पहली बार 80 के पार पहुंचा।
आज हम अपने विश्लेषण की शुरुआत एक व्यंग के साथ करना चाहते हैं, और व्यंग इसलिए, किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन दुनिया क्या कह रही है और देश क्या कह रहा है वो आप इस चित्र के जरिए देख सकते हैं। और इस चित्र में कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार की संपूर्ण कहानी, आज की कहानी छिपी हुई है। और कहानी वो ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अब कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष हैं और उनका रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी के पास है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें दिल बहलाने के लिए यह ख्याल अच्छा है कि 24 साल के बाद कांग्रेस पार्टी को अध्यक्ष पद के लिए एक ऐसा नेता मिल गया है जिसका गांधी परिवार से कोई लेना देना नहीं है, जो परिवार के बाहर से है। और इस नेता का नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में 66 साल के शशि थरूर को 6,825 वोटों से हरा दिया, और इसे एक बहुत बड़ी जीत कहा जाएगा क्योंकि जीत का अंतर बहुत ज्यादा है। इन चुनावों में शशि थरूर को उनके अपने ही गृह राज्य यानी केरल के कांग्रेस डेलीगेट्स का भी पूरा समर्थन नहीं मिला, इसलिए शशि थरूर की काफी बुरी हार हुई है। इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी के कुल 9,385 डेलीगेट्स ने वोट डाला था, जिनमें से 7,897 वोट खड़गे को मिले, जबकि शशि थरूर को सिर्फ 1,072 वोट्स मिले हैं। और कांग्रेस पार्टी की भाषा में कहें तो खड़गे की इन चुनावों में इतनी शानदार जीत हुई क्योंकि वो थरूर से ज्यादा अनुभवी हैं और उन पर कांग्रेस के नेता ज्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन कड़वा सच यह है कि जिसे कांग्रेस पार्टी इलेक्शन बता रही है, असल में वो इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन है। यानी खड़गे का चुनाव गांधी परिवार पहले ही कर चुका था, उन्हें इलेक्ट नहीं, उन्हें सिलेक्ट किया गया है, और बाद में इस सिलेक्शन को ही इलेक्शन का रूप देकर दुनिया के सामने पेश किया गया। यानी कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उन्हें एक ऐसा नेता चाहिए था, ऐसा कांग्रेस अध्यक्ष चाहिए था जो गांधी परिवार अपने रिमोट कंट्रोल से ही संचालित करते रहे, लेकिन वो ये भी चाहते थे कि ये नेता लोकतांत्रिक तरीके से चुना जाए, इसलिए परिवारवाद भी चलता रहे और इसे बाहर के लोग लोकतंत्र का नाम भी देते रहे। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये परिवारवाद अब लोकतंत्र के लिफाफे में रखकर पेश कर दिया गया है। आज हम आपको ऐसे 3 सबूत दिखाएंगे जिनसे यह स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव कराए हैं, उनकी स्क्रिप्ट और उसका शानदार दी एंड, यानी आप कह सकते हैं उसका क्लाइमैक्स भी पहले ही लिखा जा चुका था। तो पहला सबूत देखिए, खुद राहुल गांधी, क्योंकि आज राहुल गांधी ने ही नतीजों की घोषणा होने से पहले ही सार्वजनिक रूप से पूरी दुनिया को बता दिया कि खड़गे ही कांग्रेस के नए अध्यक्ष होंगे। मतलब जब नतीजा नहीं आया तो राहुल गांधी को कैसे पता कि खड़गे ही अध्यक्ष हैं? आज दोपहर 1:23 पर, यहां समय को आप नोट कीजिएगा, 1:23 पर, जब कांग्रेस पार्टी वोटों की गिनती कर रही थी, जब पार्टी में गिनती चल रही थी और नतीजों का ऐलान नहीं हुआ था, उस समय राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उनसे पूछा गया कि कांग्रेस पार्टी में अब उनका नया रोल क्या होगा। और इस पर राहुल गांधी ने कहा कि अब यह सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी का नया रोल क्या होगा ये तो अब खड़गे ही तय करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी ने जब यह बात कही तब तक नतीजों का ऐलान हुआ ही नहीं था और इसकी घोषणा दोपहर के 2:25 पर हुई। यानी इस हिसाब से लगभग 1 घंटा पहले ही राहुल गांधी ने सबको बता दिया था कि खड़गे ही नए अध्यक्ष बनेंगे। My role, of course, I cannot comment on Congress President's role. That is for Mr. Kharge to comment on. I am very clear as far as my role is concerned. The President will decide what my role is and how I am to be deployed. कांग्रेस पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15-18 के डी के मुताबिक मैं मधुसूदन मिस्त्री, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट को चुनाव की मैं जाहिरात करता हूं। नतीजों से पहले आज शशि थरूर ने इन चुनावों में धांधली के गंभीर आरोप लगाए और कांग्रेस पार्टी के एक और नेता सलमान सोज, जो शशि थरूर के इलेक्शन एजेंट की भूमिका में हैं,
उन्होंने पार्टी की इलेक्शन अथॉरिटी के चेयरमैन मधुसूदन मिस्त्री को एक चिट्ठी लिखी शिकायतों वाली, और इस चिट्ठी में यह शिकायत की गई कि वोटिंग के दौरान नियमों का जबरदस्त उल्लंघन हुआ है, बिना पोलिंग एजेंट के बैलेट बॉक्सेस को सील कर दिया गया और चुनावों में पार्टी के डेलीगेट्स को भी प्रभावित किया गया है। यानी इन चुनावों में ईमानदारी तो कहीं भी नजर नहीं आ रही। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि अब जब शशि थरूर की तरफ से ही धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं, तब कांग्रेस पार्टी के ही कुछ नेता ये कह रहे हैं कि क्योंकि शशि थरूर हार रहे हैं इसलिए उन्होंने ये बहाने बनाने शुरू कर दिए। Look, I mean, as I mentioned during the course of the campaign in a cricketing analogy, that the fact is that when you find yourself playing a match on an uneven pitch and the ball bounces and turns awkwardly, you still have to bat. And I have been batting. We were only concerned that there should be no pitch tampering or ball tampering. And I think that for the most part, we have no complaints of that score. In any case, as has been pointed out, the result was pretty decisive. So I think it would be unfortunate to sort of blame conditions. थरूर साहब के आरोप सर कितना वैलिड है कि चुनाव में अनियमितता हुआ है? एक अलग से इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है और उसने चुनाव कराया है। शशि थरूर क्रिकेट के बड़े शौकीन हैं, इसलिए क्रिकेट की भाषा में ही कह रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, पहली बात उन्होंने कही कि ये एक ऐसा मैच खेला जा रहा है जिसमें पिच के साथ छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि बॉल के साथ भी छेड़छाड़ हुई है, यानी पिच के साथ भी टेम्परिंग हो रही है और बॉल के साथ भी टेम्परिंग हो रही है। इसका मतलब है कि चीटिंग हुई है, धोखेबाजी हुई है और उन्हें धोखे से हराया गया है। ये हम नहीं कह रहे, शशि थरूर खुद कह रहे हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के ही नेता हैं और खड़गे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। अब आप तीसरा सबूत देखिए। खड़गे के चुनाव जीतने पर आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त जश्न मनाया। दिल्ली से लेकर दूसरे राज्यों में उनकी जीत को ऐसे सेलिब्रेट किया गया जैसे गांधी परिवार का ही कोई सदस्य इस पद के लिए चुना गया हो, जैसे राहुल गांधी खुद ही चुनाव जीत गए हो। लेकिन आज एक बार सोचकर जरा देखिए, अगर खड़गे की जगह शशि थरूर चुनाव जीत जाते तब भी क्या इसी तरह का जश्न मनाया जाता? सच्चाई यह है कि अगर खड़गे की बजाय शशि थरूर जीत जाते तब इस तरह का जश्न नहीं मनाया जाता और एक सन्नाटा छाया हुआ होता कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में। असल में अगर आप इन चुनावों को बारीकी से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि खड़गे गांधी परिवार के ऑफिशियल कैंडिडेट थे और उनकी जीत पहले से ही तय थी और ये जश्न उसका सबसे बड़ा सबूत है। नहीं तो खड़गे के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता इस तरह खुलेआम जश्न क्यों मनाते? श्री मल्लिकार्जुन खड़गे इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। मैं आपके भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। आज सोनिया गांधी जी आई थी मैडम, अभी कितनी खुश थी वो, क्योंकि उन्होंने कहा मुझे इसी दिन का इंतजार था नए अध्यक्ष कब बने। आज सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी खड़गे और उनकी पत्नी से मुलाकात की और उन्हें इस जीत के लिए बधाई दी है। तस्वीर आप देख लीजिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके खड़गे को इस नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि खड़गे की जीत से सबसे ज्यादा खुश है गांधी परिवार, क्योंकि गांधी परिवार को उनके रूप में एक ऐसा नेता मिल गया है जिन्हें शायद रिमोट से कंट्रोल करना बहुत ही आसान होगा। खड़गे कांग्रेस पार्टी के 136 वर्षों के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाले 65वें नेता हैं। अध्यक्ष नंबर 65 है। बाबू जगजीवन राम के बाद वो पार्टी में दूसरे ऐसे दलित नेता हैं जिन्हें अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली है और 24 साल के बाद कांग्रेस को पहला ऐसा अध्यक्ष मिला है जो गांधी परिवार से बाहर से है, गांधी परिवार का नहीं है। इससे पहले जो आखिरी अध्यक्ष ऐसा था वो थे सीताराम केसरी,
जिन्हें बहुत ही बेआबरू करके इस पार्टी ने बाहर निकाला था। उसके बाद सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी थी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के इतिहास में खड़गे दूसरे ऐसे नेता हैं जिन्होंने सोनिया गांधी के बाद अध्यक्ष पद का चुनाव सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीता है। अब खड़गे 26 अक्टूबर को पार्टी के अध्यक्ष पद की शपथ लेंगे। हालांकि यहां बड़ी बात यह है कि आज चुनाव जीतने के बाद जो सबसे पहला बयान उन्होंने दिया है वो क्या है, आप खुद देखिए। उन्होंने कहा है कि भारत का संविधान खतरे में है और वो इस संविधान को बचाने के लिए ही लड़ाई लड़ेंगे। यानी इस मौके पर खड़गे को कहना तो यह चाहिए था कि आज कांग्रेस पार्टी खतरे में है और वो इसे बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन उन्हें भी कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि देश का संविधान ही खतरे में नजर आ रहा है। तो ये उनका सबसे बड़ा एजेंडा है। आज जब डेमोक्रेसी खतरे में है, संविधान पर हमला बोला जा रहा है और हर इंस्टीट्यूशन को तोड़ा जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस करवाकर देश की डेमोक्रेसी को मजबूत करने का एग्जाम्पल पेश किया है। तो खड़गे को लगता है कि वो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है संविधान को बचाने की, क्योंकि संविधान खतरे में है। लेकिन अब हम आपको ये बताते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या होंगी अगर वो इन्हें चुनौती मानेंगे तो। पहली चुनौती है बिखरी हुई कांग्रेस पार्टी को संगठित करना। यानी भारत जोड़ने के लिए तो राहुल गांधी सड़कों पर निकले हुए हैं, लेकिन बड़ी चुनौती यह है कि कांग्रेस पार्टी को कैसे जोड़ा जाए, और यह चुनौती खड़गे के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी चुनौती है 2024 के लोकसभा चुनाव। कांग्रेस के पास अभी लोकसभा में सिर्फ 53 सीटें हैं, 53, और 2024 में अगर कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है तो उसे 272 सीटें जीतनी होंगी। हालांकि ये असंभव सी बात है, लेकिन किसी भी पार्टी की जो सफलता होती है वो तब मानी जाती है जब उसे बहुमत मिलता है। यानी खड़गे के सामने अब पार्टी को 53 सीटों से 272 सीटों पर ले जाने का एक असंभव सा लक्ष्य होगा, और इसके लिए उन्हें 219 लोकसभा सीटें पार्टी को और जितानी पड़ेंगी। और 2024 में जब चुनाव हो रहे होंगे तब खड़गे की अपनी खुद की उम्र होगी लगभग 82 वर्ष। अब लोकसभा चुनाव में 82 वर्ष के कांग्रेस अध्यक्ष कितना समय दे पाएंगे, उनका स्वास्थ्य कितना इस दबाव को झेल पाएगा, यह बड़ी बात है। तीसरी चुनौती है राज्यों की सत्ता में कांग्रेस को पुनर्जीवित करना। आज सिर्फ 2 राज्यों में, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ही कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, और अगले 2 वर्षों में 17 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिनमें गुजरात और हिमाचल प्रदेश में तो इसी साल नवंबर में चुनाव हो रहे हैं। यानी अध्यक्ष बनते ही खड़गे की चुनावी परीक्षा भी शुरू हो जाएगी। और चौथी चुनौती है गांधी परिवार के भरोसे पर खरा उतरना और गांधी परिवार के रिमोट कंट्रोल के जरिए जो उनको कमांड्स आ रही हैं, उन कमांड्स को अच्छी तरीके से फॉलो करना बिना कोई गलती किए, क्योंकि एक बार अगर गलती हुई तो फिर दोबारा जीवन दान नहीं मिलेगा। इसके अलावा खड़गे के सामने स्वयं के लिए भी एक चुनौती है, और वो ये कि उन्हें हमेशा गांधी परिवार के रिमोट कंट्रोल से चलने वाला अध्यक्ष ही कहा जाएगा। कोई उन्हें गंभीरता से नहीं लेगा। जो भी वो बात कहेंगे, जो फैसले लेंगे, जो कदम उठाएंगे, लोग यही कहेंगे कि ये गांधी परिवार के फैसले हैं। इसलिए वो इस छवि को तोड़ पाते हैं या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। हालांकि इसकी उम्मीद ना के बराबर ही है। कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, और आज कांग्रेस पार्टी की उम्र है 136 वर्ष। भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, प्राचीन कह सकते हैं आप इसे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन 136 वर्षों में कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए कुल मिलाकर सिर्फ 6 बार चुनाव हुए हैं। 136 वर्षों में 6 बार चुनाव हुए हैं। इस हिसाब से देखें तो पार्टी में औसतन 23 वर्षों में 1 बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होता है। और उससे भी बड़ी विडंबना यह है कि जिसे कांग्रेस के नेता हर बार इलेक्शन बताते हैं, वो असल में सिर्फ एक सिलेक्शन की प्रक्रिया होती है। हर बार यही होता है, जिसमें लोकतंत्र के नाम पर अध्यक्ष पद के लिए किसी नेता का चुनाव तो होता है, लेकिन वो चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से पार्टी नहीं बल्कि नेहरू गांधी परिवार ही करवाता है। आज हम आपको ऐसी 2 बड़ी राजनीतिक घटनाओं के बारे में बताएंगे, 2 बड़े चुनावों के बारे में बताएंगे
जिनसे आपको यह पता चलेगा कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव में यह धांधली पहली बार नहीं हुई है। आज शशि थरूर यह जरूर कह रहे हैं कि चुनाव में धांधली हुई है, पिच के साथ टेम्परिंग हुई है, बॉल के साथ टेम्परिंग हुई है, धोखे से उन्हें हरा दिया गया है। इस तरह की धोखेबाजी कांग्रेस के इतिहास में पहले भी हो चुकी है। और आज मैं आपको दो ऐसी बहुत बड़ी धोखेबाजियों के बारे में बताना चाहता हूं, दो बहुत बड़े अध्यक्ष पद के चुनावों के बारे में जो भारत के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुए, कांग्रेस पार्टी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुए। बहुत कम लोग जानते हैं कि वर्ष 1885 से लेकर 1938 तक, यानी 52 वर्षों तक कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए कभी भी कोई चुनाव हुआ ही नहीं। और इस परंपरा की शुरुआत आजादी से सिर्फ 8 वर्ष पहले 1939 में हुई, जिस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस बतौर कांग्रेस अध्यक्ष अपने 1 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके थे। 1938 में जब वो कांग्रेस अध्यक्ष बने, तब की कुछ तस्वीरें आज हमने आपके लिए निकाली हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, उस जमाने की तस्वीरें देखिए, दुर्लभ तस्वीरें हैं ये। अब देखिए, अगले ही साल वर्ष 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर महात्मा गांधी की तरफ से यह दबाव था कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद को छोड़ दें और जवाहरलाल नेहरू को इस पद पर बैठने दें। गांधी जी चाहते थे कि जवाहरलाल नेहरू नए पार्टी अध्यक्ष बन जाएं और उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा कि अब आप हट जाइए, ये कुर्सी खाली कर दीजिए। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि नेहरू उस समय पार्टी के बारे में कम और अपनी छुट्टियों के बारे में ज्यादा सोच रहे थे। और जब महात्मा गांधी उनके लिए बैटिंग कर रहे थे, उनके लिए जगह बना रहे थे, तब इस सब के बीच जवाहरलाल नेहरू यूरोप में छुट्टी मनाने के लिए गए हुए थे। तो यह पुरानी परंपरा है कांग्रेस पार्टी के नेताओं की कि वो काम के समय में भी छुट्टी मनाने के लिए चले जाते हैं। तो उस समय नेहरू छुट्टी मनाने के लिए यूरोप चले गए। नेहरू ये बात भी अच्छी तरह से जानते थे कि सुभाष चंद्र बोस न सिर्फ देश के लोगों और क्रांतिकारियों के बीच उनसे ज्यादा लोकप्रिय हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी महात्मा गांधी से ज्यादा सुभाष चंद्र बोस को पसंद करते हैं। इसलिए नेहरू ने छुट्टियों से वापस भारत लौटते ही महात्मा गांधी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और यह तय किया कि वो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन अगर बोस महात्मा गांधी के विरोध के बाद भी पीछे नहीं हटते, तो फिर जवाहरलाल नेहरू सुभाष बाबू के विरोधी गुट का साथ देंगे। तो डील बिल्कुल साफ थी, सुभाष चंद्र बोस या तो मैदान से हट जाएं, और अगर सुभाष चंद्र बोस चुनाव लड़ते हैं तो फिर जवाहरलाल नेहरू उनका साथ नहीं देंगे, उनके विरोधी गुट का साथ देंगे। यह बात आज नोट करने वाली है। यानी उस समय सुभाष बाबू के खिलाफ कांग्रेस पार्टी में एक गुट तैयार हुआ, जिसका नेतृत्व और कोई नहीं बल्कि खुद महात्मा गांधी कर रहे थे। और महात्मा गांधी की टीम में जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी जैसे नेता थे। बड़ी बात यह है कि सुभाष चंद्र बोस इस गुट की चुनौती से बिल्कुल भी घबराए नहीं। वो तो फाइटर शुरू से ही थे। उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया और सबको बता दिया कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और इसके बाद महात्मा गांधी ने भी पट्टाभी सीतारमैया को उनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए राजी कर लिया और उन्हें अपना कैंडिडेट बना लिया। महात्मा गांधी को यह लग रहा था कि उन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को अपना समर्थन दिया है, इसलिए कांग्रेस पार्टी के जो तमाम लोग हैं, जो डेलीगेट्स हैं, वो सुभाष चंद्र बोस को वोट नहीं देंगे और महात्मा गांधी के उम्मीदवार को जिता देंगे। यह महात्मा गांधी की बड़ी गलतफहमी थी। जब चुनाव के नतीजे आए तो सब हैरान रह गए। अब सोचिए क्या हुआ। सुभाष चंद्र बोस को उस समय 1580 वोट मिले, जबकि महात्मा गांधी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया महात्मा गांधी के समर्थन के बावजूद 203 वोटों से हार गए और उन्हें कुल मिलाकर 1377 वोट हासिल हुए। यानी महात्मा गांधी भी, जवाहरलाल नेहरू भी, दोनों मिलकर भी अपने उम्मीदवार को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव में जितवा नहीं पाए सुभाष बाबू के खिलाफ। और गांधी और नेहरू को यह बात बहुत चुभी, क्योंकि इस हार से एक बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई, और वो ये थी कि कांग्रेस पार्टी में सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी से ज्यादा लोकप्रिय है। ये बात आपको बहुत कम लोगों ने बताई होगी, आपने इतिहास में भी शायद नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि इन बातों को छुपा लिया जाता है।
भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा में इस घटना का विस्तार से जिक्र किया गया है और कुछ पुस्तकों में यह भी लिखा है कि जब सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीतकर फिर से कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने लगे तो यह बात महात्मा गांधी को बिल्कुल पसंद नहीं आई और इसके बाद सुभाष चंद्र बोस को पार्टी के अंदर कांग्रेस के नेताओं और अलग अलग समितियों का सहयोग मिलना बंद हो गया और उनके लिए ऐसी स्थितियां पैदा कर दी गईं कि वो पार्टी में अध्यक्ष पद पर रहते हुए भी कोई फैसला नहीं ले पाए और इस बात से तब नेताजी बहुत आहत हुए, बहुत नाराज हुए और उन्होंने 29 जनवरी 1939 को चुनाव जीतने के लगभग 2 महीने के बाद ही अप्रैल के महीने में न सिर्फ अपने पद से इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस अध्यक्ष पद से, बल्कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ही छोड़ दिया और कांग्रेस पार्टी छोड़कर अपनी खुद की नई पार्टी बना ली जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। यह उस समय की तस्वीर आप देख रहे हैं जब सुभाष बाबू ने इस्तीफे का ऐलान किया था। यानी कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए जब पहली बार चुनाव हुए तो इन चुनावों में सुभाष चंद्र बोस के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था, धांधली हुई थी और यह सब कुछ यहीं तक सीमित नहीं रहा। सुभाष चंद्र बोस के बाद अगली बारी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। आजादी से पहले जब वर्ष 1946 के अविभाजित भारत में प्रांतीय चुनाव हुए तो इनमें कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी जीत के साथ लौटी थी, यानी कांग्रेस को बहुत बड़ी जीत मिली। तब हमारे देश में कुल मिलाकर 1585 प्रांतीय सीटें थी जिनमें से 923 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग 425 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। लेकिन क्योंकि बहुमत कांग्रेस के पास था इसलिए यह तय हो चुका था कि जैसे ही ब्रिटिश हुकूमत भारत छोड़कर जाएगी तो देश में पहली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी और प्रधानमंत्री उस नेता को बनाया जाएगा जो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होगा। और उस समय मौलाना अबुल कलाम आजाद इस पद पर 6 वर्षों से विराजमान थे, यानी 1940 से कांग्रेस की कमान उन्हीं के पास थी। लेकिन क्योंकि यहां सवाल प्रधानमंत्री की कुर्सी का था इसलिए महात्मा गांधी ने बिना देर किए आजाद को एक चिट्ठी लिखी और उन्हें अध्यक्ष पद के चुनाव से बाहर रहने को कहा और महात्मा गांधी ने चुनाव से पहले ही ऐलान कर दिया कि वो सिर्फ नेहरू को इस पद पर देखना चाहते हैं, सिर्फ जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू भी गांधी के समर्थन से बहुत उत्साहित थे, उन्हें लगा अब तो मेरी जीत निश्चित है। लेकिन चुनौती यह थी कि उस जमाने में अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारों का चुनाव कांग्रेस की प्रदेश समितियों को करना होता था, यानी प्रदेश समितियां जिसको चुनेंगी वही अध्यक्ष बनेगा। और उस समय देश में कुल मिलाकर ऐसी 15 समितियां थीं, प्रदेश समितियां, जिन्हें चुनना था कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा। और जब इन प्रदेश समितियों ने वोट डाला तो 15 में से 12 समितियों ने सरदार पटेल को अध्यक्ष पद के लिए अपनी पहली पसंद बताया। 15 में से 12 वोट सरदार पटेल को मिले। बाकी की 3 समितियों ने जेबी कृपलानी, पट्टाभी सीतारमैया को अपना समर्थन दिया और इन नतीजों की घोषणा 29 अप्रैल 1946 को तब की गई जब कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में जब नतीजों का ऐलान हुआ तो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू सन्न रह गए, बड़े निराश हुए, क्योंकि नेहरू अध्यक्ष पद की दौड़ से पूरी तरह से बाहर हो चुके थे, जबकि सरदार पटेल को पार्टी और अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी मिलनी अब तय हो चुकी थी, क्योंकि 15 में से 12 समितियों ने सरदार पटेल को वोट दिया था और नेहरू को एक भी समिति ने वोट नहीं दिया। लेकिन इसके बाद सरदार पटेल के साथ एक ऐसा विश्वासघात हुआ जिसकी शायद उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जेबी कृपलानी ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है गांधी, हिज लाइफ एंड थॉट्स। इस पुस्तक में वो बताते हैं कि उस दिन जब नेहरू का नाम कहीं नहीं आया, किसी ने नेहरू को वोट नहीं दिया, तो महात्मा गांधी ने खुद से उनका नाम प्रस्तावित कर दिया। सोचिए, महात्मा गांधी का अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था देखिए उनकी। जवाहरलाल नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला और महात्मा गांधी ने उन्हीं का नाम प्रस्तावित कर दिया और इस तरह चुनाव 2 नेताओं पर केंद्रित हो गया। एक थे सरदार पटेल जिन्हें सबसे ज्यादा वोट मिले थे और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू जिन्हें एक भी वोट नहीं मिला था, लेकिन वो गांधी की पसंद थे। नेहरू तभी अध्यक्ष बन सकते थे जब सरदार पटेल अपना नाम वापस लेते, वरना सरदार पटेल का अध्यक्ष बनना तय था। इसलिए महात्मा गांधी ने जेबी कृपलानी से इशारों में कहा कि वो सरदार पटेल को एक पर्ची पर हस्ताक्षर करने के लिए दें जिस पर यह लिखा हो कि वो अपना नाम अध्यक्ष पद से वापस ले रहे हैं।
और जब जेबी कृपलानी ने वो पर्ची सरदार पटेल को दी तो सरदार पटेल इतने आहत हुए कि उन्होंने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। ये पर्ची महात्मा गांधी को दे दी गई। अब फैसला महात्मा गांधी को करना था, इसलिए उन्होंने बैठक में जवाहरलाल नेहरू से यह कहा कि किसी भी प्रदेश कमेटी ने उनका नाम इस पद के लिए नहीं चुना है, इसलिए वो इस पर क्या कहना चाहते हैं। नैतिक रूप से नेहरू को बैठक में यह कहना चाहिए था कि उन्हें कोई वोट नहीं मिला है, इसलिए पटेल को ही पार्टी अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि नेहरू इस पर खामोश रहे और उन्होंने कुछ नहीं कहा। महात्मा गांधी क्योंकि नेहरू के समर्थन में थे, इसलिए उन्होंने इस चुप्पी को, इस खामोशी को एक संदेश के तौर पर समझ लिया और एक बार फिर से इसी बैठक में सरदार पटेल को उनसे उनका नाम वापस लेने के लिए कहा। और इस बार सरदार पटेल महात्मा गांधी के कहने पर नाम वापस लेने के लिए तैयार हो गए और चुनाव से बाहर हो गए और जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष भी चुन लिया गया और अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री भी। अब यहां 3 बातें आपके लिए जानना बड़ा दिलचस्प है। पहली बात, सुभाष चंद्र बोस के समय हुए चुनावों की तरह इन चुनावों में भी महात्मा गांधी की लोकप्रियता सरदार पटेल से कम साबित हुई। महात्मा गांधी नेहरू को खुला समर्थन दे रहे थे, लेकिन फिर भी किसी भी प्रदेश समिति ने नेहरू का नाम तक नहीं लिया। अब सोचिए महात्मा गांधी की बात कहां रह गई। दूसरी बात, महात्मा गांधी ने 1939 और 1946 के चुनावों में प्रत्यक्ष रूप से दखल दिया, जबकि वो पार्टी में किसी भी पद पर नहीं थे। महात्मा गांधी ने 1934 में ही कांग्रेस की सदस्यता छोड़ दी थी, लेकिन इसके बावजूद वो कांग्रेस पार्टी के चुनावों में नेहरू की शील्ड बने हुए थे, नेहरू को हमेशा बचाते थे। और तीसरी बात ये कि सरदार पटेल की जगह नेहरू को चुनने के पीछे महात्मा गांधी ने तब 3 वजहें बताई थी। उनकी वजहें भी सुन लीजिए। पहली वजह उन्होंने बताई वो थी उम्र। 1946 में जवाहरलाल नेहरू की उम्र 56 वर्ष थी, जबकि सरदार पटेल की उम्र थी 70 वर्ष। और महात्मा गांधी को लगता था कि सरदार पटेल नेहरू से उम्र में 14 साल बड़े हैं और अक्सर बीमार रहते हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इसलिए उनकी जगह नेहरू को यह जिम्मेदारी मिलनी चाहिए क्योंकि वो युवा हैं। लेकिन अब समय का ये चक्र देखिए, समय का खेल देखिए। एक जमाने में महात्मा गांधी ने सरदार पटेल से 14 वर्ष छोटे जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया और आज गांधी परिवार ने शशि थरूर से 14 वर्ष बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी अध्यक्ष बनाया। शशि थरूर आज 66 वर्ष के हैं और खड़गे 80 साल के हैं और ये एक बड़ा अजीब सा संयोग है। दूसरी वजह यह थी कि गांधी नेहरू को मॉडर्न जमाने के का नेता मानते थे। वो कहते थे ये बहुत आधुनिक है। एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि नेहरू कांग्रेस के कैंप में अकेले ऐसे नेता हैं जो अंग्रेजों जैसे हैं। यानी गांधी जी को लगता था कि नेहरू विभाजन के समय अंग्रेजों से अच्छी तरह से डील कर पाएंगे, उनसे दोस्ताना संबंध बना पाएंगे, जबकि उन्हें सरदार पटेल पर भरोसा कम था क्योंकि वो पटेल को एक ऐसा नेता मानते थे जो सख्त है और शायद जिन्ना और अंग्रेजों के साथ अपनी शर्तों पर डील करेगा। तीसरी वजह जो बताई गांधी जी ने वो है नेहरू की बगावत का डर। महात्मा गांधी को यह भी लगता था कि अगर नेहरू को प्रधानमंत्री का पद नहीं मिला और वो सरकार में नंबर 2 की हैसियत से काम करते हैं तो वो अस्थिरता पैदा कर सकते हैं जो भारत के लिए ठीक नहीं होगा। बड़ी बात यह है कि सिर्फ गांधी जी के इन विचारों की वजह से पहले सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस पार्टी से दूर कर दिया गया और फिर सरदार पटेल को भी उनका हक नहीं मिला। लेकिन अब कल्पना कीजिए अगर सुभाष चंद्र बोस 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहते या सरदार पटेल के साथ वर्ष 1946 में तब धोखेबाजी ना हुई होती तो क्या होता। तो मौजूदा भारत और मौजूदा कांग्रेस पार्टी ऐसी नहीं होती जैसे आज आपको दिखती है। सुभाष चंद्र बोस अगर 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष बने रहते तो कांग्रेस पार्टी की नीतियां अंग्रेजों के प्रति बहुत आक्रामक होती और संभव है कि नेताजी ही देश के पहले प्रधानमंत्री बनते। सोचिए कितना बड़ा मौका हमारे हाथ से चूक गया, वरना सुभाष चंद्र बोस भारत के पहले प्रधानमंत्री बन सकते थे और वो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे भी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में गुलाम भारत की पहली निर्वासित सरकार का गठन किया था जिसके प्रमुख वो स्वयं थे और इस सरकार को जापान, इंडोनेशिया, जर्मनी, इटली, बर्मा और क्रोएशिया जैसे देशों ने मान्यता दी थी। इसके अलावा इसी साल उन्होंने अंडमान में पहली बार तिरंगा फहराकर भारत की आजादी के आंदोलन को बहुत मजबूत किया था।
अगर नेताजी देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो भारत की नीतियां और उसका स्वभाव आज बिल्कुल अलग होता और हो सकता है कि सुभाष चंद्र बोस भारत का विभाजन भी ना होने देते, क्योंकि वो भारत की अखंडता में विश्वास रखते थे, न कि सत्ता को हासिल करने में। बोस अगर इस्तीफा देने के लिए मजबूर नहीं होते तो कांग्रेस पार्टी भी वैसी नहीं होती जैसी आज है, और उसमें नेहरू और गांधी परिवार कभी भी इतना मजबूत नहीं हो पाता जितना आज है। इसी तरह अगर सरदार पटेल 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष और भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए होते तो हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था और कांग्रेस की स्थिति आज बिल्कुल अलग होती। पटेल के अध्यक्ष बनने से कांग्रेस पार्टी नेहरू और फिर गांधी परिवार तक कभी भी सीमित नहीं होती। इसके अलावा नेहरू की तुलना में पटेल बहुत सख्त थे और वो अपनी शर्तों पर ही किसी से भी बात करते थे। इसलिए आप ये भी कह सकते हैं कि नेहरू की जगह अगर सरदार पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री बने होते तो भारत मोहम्मद अली जिन्ना से बेहतर स्थिति में बातचीत करता और जम्मू कश्मीर और चीन को लेकर भी हमारी स्थिति आज कहीं ज्यादा मजबूत होती। अब आपको हम बताते हैं दोस्ती की बात, विश्वास की बात, विश्वासघात की और एक मौत की कहानी सुनाते हैं, जो अब यह लग रहा है कि मौत नहीं बल्कि एक साजिश थी। यह कहानी है तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की। आपने ये देखा होगा, अक्सर हमारे देश में जब किसी बहुत बड़े सेलिब्रिटी की, किसी बड़े नेता की मौत होती है तो अक्सर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अचानक से आने लगती हैं। लोग सबसे पहले ये कहते हैं कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं, किसी का प्लेन क्रैश हो जाता है, कोई और दुर्घटना हो जाती है, या कोई खराब स्वास्थ्य बीमारी की वजह से भी मरता है, तो लोग यही कहते हैं कि इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं। लेकिन आज हम बताते हैं कि जयललिता की जो मृत्यु हुई थी उसके पीछे एक साजिश थी और एक बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ा खुलासा है आज आप सबके सामने। वर्ष 2016 में जयललिता की मौत के समय की परिस्थितियों की जांच के लिए एक कमीशन बनाया गया था और इस कमीशन के प्रमुख थे जस्टिस ए अरुमुगास्वामी। इस कमीशन की रिपोर्ट को तमिलनाडु की विधानसभा में कल पेश कर दिया गया है और अभी भारत के लोगों का ध्यान इस रिपोर्ट पर गया नहीं है। इस रिपोर्ट के सामने आते ही एक बहुत बड़ा सवाल यह उठा है कि क्या जयललिता की मौत वास्तव में एक हत्या तो नहीं थी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए आपको इस रिपोर्ट के कुछ खास अंश बताते हैं। जयललिता की चेन्नई के अपोलो अस्पताल में मौत होने के बाद अस्पताल का कहना था कि उनकी मौत 5 दिसंबर 2016 को रात 11:20 पर हुई। याद रखिएगा, 5 दिसंबर को अस्पताल ने यह कहा। लेकिन जब इस आयोग ने जांच की और चश्मदीदों से बात की तो कमीशन को यह बताया गया कि जयललिता की मौत एक दिन पहले ही यानी 4 दिसंबर को शाम 3 बजे से 3:50 के बीच ही हो चुकी थी। ब्रिटेन के डॉक्टर रिचर्ड बीले और एक अमेरिकी डॉक्टर स्टुअर्ट रसल और सलीन शर्मा ने जयललिता की एंजियोग्राफी की सिफारिश की थी। यानी बड़े बड़े डॉक्टर से कह रहे थे कि जयललिता की एंजियोग्राफी करनी चाहिए, लेकिन जयललिता की अंतिम सांस तक ऐसा नहीं होने दिया गया। जयललिता की सबसे करीबी दोस्त शशिकला ने जयललिता की सर्जरी की भी इजाजत नहीं दी। उस समय शशिकला ही जयललिता के इलाज से संबंधित सारे फैसले ले रही थी और एक तरह से वो जयललिता का परिवार थी। अब बड़ी बात देखिए, पहली जो बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं, एक तो ये है कि उनकी मौत को पूरे 24 घंटे तक छुपा कर रखा गया। आखिर ऐसा क्या था कि डॉक्टरों ने, सरकार ने और जयललिता के परिवार ने इस बात का ऐलान नहीं किया, घोषणा नहीं की कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। अगले 24 घंटे जब जयललिता की मृत्यु हो चुकी थी तो क्या हो रहा था, उस 24 घंटे तक कौन सी ऐसी चीजें हो रही थी जिनको छुपाया गया, और 24 घंटे तक जयललिता की मृत्यु को छुपाकर रखने का मतलब क्या है। डॉक्टर रिचर्ड बेल ने जयललिता को इलाज के लिए विदेश ले जाने की सिफारिश की थी, लेकिन उन्हें विदेश नहीं ले जाने दिया गया। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि अस्पताल में जयललिता का इलाज कर रहे डॉक्टर्स, तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सी विजय भास्कर, तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव जे राधाकृष्णन और जयललिता के पर्सनल डॉक्टर शिव कुमार, सभी उन्हें इलाज के लिए विदेश ले जाने के खिलाफ थे। यानी जो डॉक्टर्स हैं जो बाहर से बुलाए गए थे, उनका कहना था कि इन्हें विदेश ले जाएं, लेकिन
उनके जो करीबी जो डॉक्टर्स थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, स्वास्थ्य सचिव थे, उन्होंने विदेश नहीं ले जाने दिया, और अगर विदेश ले गए होते तो शायद जयललिता बच जाती। उस समय जयललिता चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती थी, और तब लगातार अस्पताल से ऐसी रिपोर्ट्स जारी की जा रही थीं कि जयललिता ठीक हो रही हैं और उन्हें किसी भी समय डिस्चार्ज किया जा सकता है, लेकिन यह जानकारी बिल्कुल गलत थी। अब यहां पर सवाल यह है कि जब जयललिता की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी, डॉक्टर्स ये बात समझ चुके थे कि अब वो बचेंगी नहीं, तब अस्पताल बार बार ये क्यों कह रहा था कि वो ठीक हो रही हैं और किसी भी समय उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है? किसका दबाव था? कमीशन को जांच के समय कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली, क्योंकि अपोलो अस्पताल के जिस सेकंड फ्लोर पर जयललिता का इलाज चल रहा था, जिस कमरे में वो एडमिट थी, वहां के सभी सीसीटीवी जानबूझकर बंद कर दिए गए थे ताकि उनकी कोई तस्वीर ना आ सके। अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं जयललिता की, ये तस्वीर उनके आखिरी दिनों की तस्वीर है, और बस यही तस्वीर है उनके आखिरी दिन में क्या हुआ था, आज आपको बता रहे हैं हम। इस जांच रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों ने जयललिता के इलाज को लेकर सारे निर्देश उनकी सबसे करीबी सहेली शशिकला से लिए थे। शशिकला के परिवार ने अस्पताल के 10 कमरे उस समय अपने कब्जे में लिए हुए थे, घेरे हुए थे, और जिस कमरे में जयललिता एडमिट थी वहां शशिकला और उनके बेहद खास लोगों के अलावा किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। यानी कोई नहीं जानता कि जयललिता के कमरे में तब क्या चल रहा था। संक्षिप्त में कहें तो जयललिता की मौत के 6 साल बाद आज कई सवाल खड़े हो गए हैं। आयोग की रिपोर्ट में शशिकला को मुख्य आरोपी बनाया गया है। शशिकला एक समय जयललिता के बेहद करीबी थी, इतनी खास कि उन्हें तमिलनाडु में चिन्नम्मा कहकर बुलाया जाता था। चिन्नम्मा का अर्थ होता है छोटी मां। वैसे रिपोर्ट में कुल मिलाकर 4 किरदार संदिग्ध भूमिका में हैं। पहली है शशिकला, जो जयललिता की सबसे करीबी सहयोगी थी, जयललिता के घर में उनके साथ ही रहती थी, बीमार पड़ने से लेकर मौत तक वो हमेशा साथ रही। दूसरे हैं डॉक्टर के शिव कुमार, वो मुख्यमंत्री जयललिता के पर्सनल डॉक्टर थे और जयललिता के बीमार पड़ने पर शुरुआती ट्रीटमेंट उन्होंने ही दिया। तीसरे हैं जे राधाकृष्णन, वो उस समय तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव थे, वही जयललिता के स्वास्थ्य पर निगरानी रखते थे। और चौथे हैं सी विजयभास्कर, जो तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री और जयललिता के करीबी थे और जयललिता की तबीयत के बारे में सारे हेल्थ अपडेट्स वो देते थे। 480 पेज की इस रिपोर्ट में आयोग ने जयललिता की मौत पर कई सवाल उठाए हैं, जिनसे शक होता है कि सामान्य से दिखने वाली जयललिता की मौत कहीं एक राजनीतिक हत्या तो नहीं थी, जिसमें उनके अपने और सबसे भरोसेमंद लोग ही शामिल थे। सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। जयललिता की कहानी में वो खुद अगर हीरोइन है तो शशिकला साइड हीरोइन भी हैं और विलेन भी हैं। 1984 में शशिकला चेन्नई में एक वीडियो पार्लर चलाती थी। जयललिता की एक मीटिंग को कवर करते हुए दोनों की मुलाकात हुई। सिर्फ 10वीं तक पढ़ी शशिकला एमजीआर के निधन के बाद जयललिता के बहुत नजदीक आ गई, और इस कदर नजदीक आई कि 1988 में वो जयललिता के साथ ही उनके घर में रहने लगी। उस समय एआईएडीएमके 2 हिस्सों में बढ़ चुकी थी। धीरे धीरे शशिकला जयललिता के जीवन और राजनीति को हद से ज्यादा प्रभावित करने लगी। जयललिता जब मुख्यमंत्री बनी तो हर काम के लिए शशिकला से ही सलाह लेती थी, और इसी समय से जयललिता को लोग अम्मा और शशिकला को चिन्नम्मा कहने लगे, यानी अम्मा और छोटी अम्मा, छोटी मां। शशिकला जयललिता के साथ साय की तरह रहती थी और उनके परिवार का पार्टी में दबदबा बढ़ने लगा। शशिकला पर जयललिता का विश्वास इतना बढ़ गया था कि उन्होंने उनके रिश्तेदार वीएन सुधाकरन को अपना दत्तक पुत्र बना लिया। जयललिता ने बेहद धूमधाम से सुधाकरन की शादी करवाई, एक मां की तरह। यह दुनिया की सबसे खर्चीली शादियों में से एक थी। शशिकला की वजह से कई सीनियर मंत्रियों और पार्टी के सदस्यों ने जयललिता से दूरी बना ली थी, लेकिन जयललिता शशिकला के मुंह में ऐसी पड़ी कि किसी की नहीं सुनती थी। 1996 में जयललिता चुनाव हार गई। उन्हें शशिकला के साथ जेल जाना पड़ा, लेकिन जेल से लौटने के बाद फिर शशिकला ही उनका काम संभालने लगी और 2011 में जयललिता एक बार फिर तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बन गई। इस समय पहली बार उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि शशिकला उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रही हैं। जयललिता ने तब शशिकला और उनके परिवार के सभी सदस्यों को पार्टी से भी निकाल दिया और अपने घर से भी निकाल दिया। शशिकला ने तब दूसरी चाल चली। उन्होंने माफी मांगकर जयललिता से कहा कि उनकी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं। शशिकला की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें लिखा था उन्हें पार्टी में बने रहने या सांसद या विधायक बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो सिर्फ जयललिता की सच्ची बहन बनी रहना चाहती हैं। और जयललिता अपने जीवन में बिल्कुल अकेली थी।
उनका सुख दुख बांटने वाला कोई सच्चा साथी नहीं था और इसीलिए एक बार फिर उन्होंने शशिकला पर भरोसा कर लिया। उन्हें पार्टी में एंट्री दी, अपने घर में फिर से एंट्री दे दी। लेकिन शशिकला के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्हें लग रहा था कि जिस तरह एमजीआर के निधन के बाद जयललिता ने एआईएडीएमके पर कब्जा कर लिया, उसी तरह अगर जयललिता जिंदा नहीं रही तो एआईएडीएमके उनकी हो सकती है। शशिकला के बारे में कहा जाता है कि वो जयललिता को हमेशा बीमार बनाए रखने की कोशिश में रहती थी ताकि पार्टी के सारे फैसले वो खुद ले सके। और कहा जाता है कि जयललिता को मीठा बहुत पसंद था, ऐसा हमें सूत्रों ने बताया। लेकिन उन्हें भयंकर डायबिटीज भी थी। डॉक्टरों के मुताबिक मीठा उनके लिए जहर था। शशिकला ये बात अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन वो घर में ऐसी जगहों पर जानबूझकर मिठाई रखा करती थी ताकि जयललिता की नजर उस पर पड़े और वो हर सुबह शाम मीठा खाती रहे। इतिहास गवाह है कि पावर से ज्यादा करप्ट कुछ नहीं होता। कहा जाता है एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, और शशिकला भी जयललिता की सहेली बनते बनते सत्ता के लिए अंधी हो चुकी थी। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जयललिता के निधन के बाद पहले पनीर सेल्वम मुख्यमंत्री बने और जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो शशिकला ने राज्यपाल से मिलकर दावा किया कि पार्टी में बहुमत उनके साथ है और उन्हें सरकार बनाने के लिए बुलाया जाए। लेकिन इस बीच कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनके खिलाफ फैसला सुना दिया और उन्हें जेल भेज दिया। इस तरह उनका मुख्यमंत्री बनने का सपना टूट गया। तो यह है जयललिता और उनकी सबसे पक्की दोस्त शशिकला की कहानी। और अब यह पता चला है कि जयललिता की मौत में शशिकला का एक अहम किरदार हो सकता है, एक रोल हो सकता है। साथ ही अपोलो हॉस्पिटल के जो मालिक हैं प्रताप सिंह रेड्डी, इस आयोग ने यह भी कहा है कि उनकी भी जांच होनी चाहिए क्योंकि उन्हीं के अस्पताल में जयललिता एडमिट थी और इस अस्पताल ने बहुत सारी जानकारियों को छुपा कर रखा, इसलिए उनकी भी जांच होनी चाहिए। देश की सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति के बारे में आपको बताते हैं जिसका नाम है मेरा स्वाभिमान। टाइटल स्पॉन्सर लक्स कोजी इनरवेयर, चेहरे पे मुस्कान। मेरा स्वाभिमान में आज हम बात करेंगे ऑटो रिक्शा चलाने वालों की। हमारे देश में इस समय 60 लाख से ज्यादा ऑटो रिक्शा चालक हैं। वो गर्मी, सर्दी, बरसात में अपना काम करते हैं लगातार बिना रुके। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि लोगों की शिकायत होती है कि वो ज्यादा पैसा मांगते हैं या मीटर से नहीं चलते या ठीक से बात नहीं करते। लेकिन आम लोग कभी ऑटो वालों की परेशानी जानने की कोशिश नहीं करते। आज हमने भोपाल में कुछ ऑटो रिक्शा वालों से बात की तो पता चला कि उनकी समस्याएं क्या हैं। कई ऑटो वालों का कहना था कि उनके स्वाभिमान को हर रोज ठेस पहुंचती है, लेकिन उनका दर्द किसी को दिखाई नहीं देता। ये है 55 साल के जीशान खान। पुराने भोपाल में रहते हैं और पेट पालने के लिए ऑटो चलाते हैं। घर में 8 लोग हैं और कमाने वाले वो इकलौते। जीशान कहते हैं कि समय अच्छा होता है तो महीने में 12-13 हजार रुपए कमा लेते हैं, वरना 6-7 हजार में ही गुजारा करना होता है। ई रिक्शा आने और पेट्रोल के दाम बढ़ने से उनकी चुनौतियां कई गुना बढ़ गई हैं। अरे हमारे सामने तो 10 चुनौतियां सर। पहली चुनौती सवारी ढूंढना, दूसरी चुनौती बसें है, ई रिक्शे चला दिए हैं, ओला है, उबेर है। अब इससे हमारे धंधे पे भी फर्क पड़ा। 3-3, 4-4 घंटे हो जाते हैं, सवारी मिलती नहीं है। अब 110 रुपये लीटर पेट्रोल है। ई रिक्शा करंट डलाओ चलो, इसमें 110 रुपये का जब तक पेट्रोल नहीं डला हो गाड़ी नहीं चलेगी। लेकिन चुनौती सिर्फ ये नहीं है कि लोग ई रिक्शा को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि उसका किराया कम है। दिक्कत ये भी है कि लोग कई बार ठीक से बात भी नहीं करते, पैसे देने में आनाकानी करते हैं। जीशान कहते हैं कि वो पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन कई बार लोगों का व्यवहार ऐसा होता है जिससे उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है और ऐसे वाकये हर 8वें-10वें दिन हो ही जाते हैं। शिकायत भी हो जाती है हमारी तो कई बार, साहब ऑटो वाले ने लूट लिया, ऑटो वाले ने फलाना कर दिया, ऑटो वाले ने ये कर दिया। ऑटो वाले को कौन क्या कर रहा है वो किसी के समझ में नहीं आ रही है। जीशान की ही तरह रफीक भी भोपाल में ऑटो चलाकर परिवार का पेट पालते हैं। रफीक कहते हैं कि कई दिन घंटों इंतजार के बाद सवारी मिलती है और मुश्किल ये कि सवारी कभी ऑटो वाले की परेशानियां नहीं समझती। तो अगर हम लोग शिकायत करने जाए तो हमें खुद को मालूम है कि हमारा कुछ नहीं होना और 2-4 बातें और मिलेंगी। और अगर सवारी का भी अगर कभी मूड हो गया तो 10 गालियां और वो थाने के सामने खड़े पुलिस वालों के सामने बात करेगा। जीशान और रफीक का दर्द सिर्फ उनका दर्द नहीं है, ये हर उस ऑटो वाले का दर्द है जो ईमानदारी से अपना काम कर रहा है।
इन ऑटो वालों का लोगों से बस यही कहना है कि वो भले ही ऑटो में बैठे या ना बैठे, लेकिन उनके काम को पूरा सम्मान दें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सुबह से शाम तक उन्हें 2-4 सवारी भी नहीं मिलती। तब उनके पास सिर्फ सम्मान होता है, जिसके सहारे वो अगले दिन काम पर लौटते हैं। रविशपाल सिंह, भोपाल, आज तक। और चाणक्य ने एक बार कहा था, दोस्त पर आंख बंद कर विश्वास न करें, न ही गुप्त बात बताएं। स्वार्थ में या रिश्ता बिगड़ने पर यही दोस्त दुश्मन से भी खतरनाक होता है। नमस्कार।